जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 30 जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो गाइज, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ये है हमारे ज्ञान सर। और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेड बैचेस ज्वाइन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट, जिससे कि आपको नंबर जो है वो प्रॉपरली मिल जाए। और हमारे पास है आपके लिए यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर करंट अफेयर्स, जहां पर आपकी जीरो से प्रॉपर कोर्स, जहां पर आपकी जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। और इवन करंट अफेयर्स तो हम लोग रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर कवर करते ही हैं, प्लस इसकी पीडीएफ और भी काफी सारे मटेरियल्स आपको पेड कोर्सेज में प्रोवाइड किए जाते हैं। और हमारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो हर साल अपडेट होते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो बिना देरी किए फटाफट जो है वो कोर्सेज ज्वाइन करें। और ये है आज के टॉपिक्स जिन पर हम लोग जो है वो आज चर्चा करने वाले हैं काफी डिटेल में। बट उससे पहले मैं आप लोग के थोड़े से कमेंट जो है वो देख लेता हूँ। गोल्डी एलेक्स के आंसर आए हैं, वेरी गुड। कुशल सिंगल, बहुत बढ़िया यार, ऐसी रेगुलरिटी मेंटेन रखो सभी लोग। आयुषी सिंह, ईशा ठाकुर, वेरी गुड यार। सर माइक टी शर्ट से अटैच हो सकता है क्या? अरे यार, पर वो उसमें आवाज नहीं आएगी। देखो यहाँ पे रखूंगा ना, उतनी प्रॉपर आवाज नहीं आएगी, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। वो यूट्यूब के साइड से भी दिक्कत है। मैंने एक बार ट्राई भी जो है वो किया था, मतलब अनलिस्ट करके वीडियो में जो है वो डालने पे, क्योंकि मेरे साइड तो पूरा मेरा जो है वो डेसिबल जो है वो पूरा ऑन है, बट फिर भी दिक्कत देता है। अब एनीवेज यार, ठीक है, कोई दिक्कत हो ना। आपको तो मैं समझा रहा हूँ, मेरी मतलब जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूँ उस पर फोकस करो आप। तो इसके अलावा और भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। श्वेता यादव, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने, मैंने जैसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा था, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था ना, कौन सा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो यस, बिल्कुल है। आप इवन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी जरूर पढ़िएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी है। इवन हमारा फंडामेंटल राइट का गांधीयन प्रिंसिपल भी है एक, गांधीयन आइडियोलॉजी, सॉरी, गांधीयन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, आइडियोलॉजी भी बोलते हैं। तो बिल्कुल है। तो ये पूरे पॉइंट्स ध्यान से लिख लीजिए, कहीं पर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड 99% चांसेस हैं कि आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। चलिए सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक बात जो है वो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि शायद आपको पता हो कि मैं अपने घर के बाहर जो डॉग्स जो होते हैं उनको फीड करता हूँ रेगुलर बेसिस पर, सुबह शाम, जो भी स्ट्रे डॉग्स आते हैं। अब बट क्या होता है यार, सोसाइटी बड़ी घटिया होती जा रही है हमारी। अब हुआ ये कि अब देखो यार, डॉग्स को मैंने जो है वो फीड किया, कभी कभी क्या होता है कि सड़क पर जो है वो पॉटी वगैरह जो है वो कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बाहर कहाँ करेंगे, उनके लिए थोड़ा वॉशरूम कोई स्पेसिफिक है, तो सड़क पर जो है वो कर देते हैं। अब हमारे नेबर हैं एक, वो गुस्सा करने लगे कि तुम खाना जो है वो मत दिया करो, इन लोग को भगाओ यहाँ से, खाना वाना मत दो, ये लोग जो है वो घर के सामने पॉटी करते हैं, है? अब तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तुम्हारे घर के सामने जो है वो पॉटी होती है, तो क्या करें अब? भाई मेरे घर के सामने भी होती है, बट मैं कंप्लेन जो है वो नहीं करता। मेरे घर के सामने गाय भी आती हैं, बट मुझे ये चीज चाहिए भाई, मेरे घर के सामने जो है वो कोई भूखा ना जाए, जो भी आए उसको सब मिले, क्योंकि यही तो है यार। और इस समय सावन का जो है वो महीना जो है वो चल रहा है, भोलेनाथ जी का महीना है भैया बोलते हैं। और इस समय तो सभी पशु, पशुपतिनाथ भी बोलते हैं ना हम लोग, तो सभी पशु की सेवा करनी चाहिए। इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वो भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट, कि हम जो है वो पशुओं की जो है वो सेवा करें। और दूसरी बात, एक मॉरल चीज भी होती है ना, कि अंदर एक व्यक्ति के अंदर एक करुणा की भावना होनी चाहिए, कंपैशन की, जो नहीं है आजकल। लोग बाहर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी में सब साले फेल है। तो चलो ठीक है, मैंने उनको बोला भी कि मैं थोड़ा सा जो है वो सर दूर दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। क्योंकि देखो, अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें सोसाइटी का ध्यान भी रखना जरूरी है। अब आज मैंने देखा अपने सीसीटीवी में कि सुबह 5:30 बजे से एक बड़ा सा डंडा लेके भगाए जा रहा कुत्तों को, कि वो इस तरफ मेरे घर की तरफ आए ही नहीं बेचारे, भूख के मारे बेचारे आते हैं एक आस में कि मैं जो है उनको खाना देता हूँ। इस घर से उनको खाना मिल जाता है, मैं नहीं रहता तो मम्मी दे देती हैं, तो इस घर से खाना मिल जाता है, वो भी उनकी आस जो है वो खत्म हो गई। पता नहीं क्या होगा ऐसे घटिया लोगों का सोसाइटी में, आई डोंट नो। सोसाइटी बाकी में बहुत ज्यादा बदलती जा रही है, दिस इज कलयुग। लिटरली ये चीज अब देखने को मिलती है ना, लोग बातें बड़ी बड़ी अच्छी करेंगे बिल्कुल,
मतलब एथिकल नैतिक बातें करेंगे कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और प्रैक्टिकलिटी में साले जीरो है। चलो एनीवेज, एक ये मेरी एक घटना घटी थी आज की सुबह की, तो मैंने आपको जो है बताई, तो आपका कुछ विचार हो, क्योंकि आप आने वाले समय के भाई अधिकारी हो, आपके सामने ऐसे केसेस आएंगे। जैसे मैंने दलील रखी आपके सामने, चलो इसको केस स्टडी लो कि मैंने आपके सामने जो है वो दलील रखी कि भैया मैं एनिमल फीडर हूं नहीं, मैं कहीं और जाके फीड नहीं करता, मेरे घर के सामने जो स्ट्रे डॉग्स आ रहे हैं उनको कोई चोट लग जाती तो मैं उनको मलहम पट्टी करवा देता हूं, उनको खाना दे देता हूं, मेरे घर के सामने, कहीं और नहीं। अब वो मेरे घर के सामने से हटकर मेरे साइड वाले के घर के सामने अगर पॉटी कर दे रहा है, घर के सामने, घर के अंदर नहीं, और फिर चलो ठीक है ये भी हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई पसंद नहीं कर रहा तो वो थोड़ा बहुत उनको हटा सकता है। तो एक लंबा सा डंडा, यानी कि रोड रोड तक का फैला हुआ डंडा, वो लेकर अगर कोई व्यक्ति मेरे घर के सामने से भी कुत्तों को भगा दे, और कुत्ता बेचारा खाना खाने आए जहां पे मैंने खाना डाला, उनको जो है वो डरा के भगाए, तो क्या इज इट गुड? आपकी क्या, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है आपके पास, चलो ये केस मैं लेकर आया हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सॉरी, क्योंकि आप एक समय पर जब आप कलेक्टर बनते हैं तो आपकी दो टास्क होते हैं, एक मैजिस्ट्रेट का होता है और एक कलेक्टर का होता है। दोनों दोनों डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, पता है आपको, पर्सन सेम ही रहोगे आप, बट अलग अलग टाइम पर अलग अलग टास्क करोगे। तो आप अभी डीएम हो, तो आप मुझे बताओ कि आपके सामने केस आया है, तो आप जो है वो किस तरीके से हैंडल करोगे और किस तरीके से न्याय दोगे, जस्टिस प्रोवाइड कराओगे, बताओ। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। चलिए बिना समय वेस्ट किए अब हम फटाक से जो है अपने टॉपिक्स की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र चोल, ये टॉपिक तो यार रिपीट हो गया, कुछ याद आ रहा है? कुछ दिनों पहले ही हमने राजेंद्र चोल के बारे में बात किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये टॉपिक मुझे लग रहा है पूरा का पूरा रिपीट हो गया है। चलो फटाक से कुछ बुलेट पॉइंट्स है वो बस मैं आपको जो है बता देता हूं। तो अब आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको बोला ही है कि राजा राजा चोल और राजेंद्र चोल, ये दो ऐसी पर्सनालिटी है जिनके बारे में आपको पढ़ना ही है ना, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, 99.9% एग्जाम में आएगा। इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में इनकी कमांड थी। ये दो व्यक्ति जो थे, राजा राजा चोल इनके पापा, जिन्होंने आधे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया, राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका पे कब्जा किया। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सामने टॉपिक दिख रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र चोल वन ने 1014 से 1044 तक शासन किया है। ये सब फैक्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, ये थोड़े सब जो है पता होना जरूरी है। उन्होंने राजा राजा चोल वन के बाद चोल साम्राज्य का नेतृत्व संभाला और भारत से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक अपना साम्राज्य फैलाया। 1025 में राजेंद्र चोल ने श्री विजय एम्पायर के खिलाफ नेवल एक्सपीडिशन चलाया। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसके खिलाफ जो है वो नेवल एक्सपीडिशन जो है वो चलाया, यानी कि नेवी के थ्रू जो है वो अटैक करने की कोशिश करी, कब्जा करने की कोशिश करी। तो ये थे श्री विजय एम्पायर। श्री विजय आज के मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड के रीजन में था। ये लिख लेना, ये श्री विजय एम्पायर के बारे में काफी सारी किताबों में नहीं होगा मेंशन, तो आप जो है वो लिख लीजिए। आज की डेट की मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन क्षेत्रों पर श्री विजय एम्पायर आपको जो है वो नजर आएगा। बाय द वे कुर्ता कैसा लग रहा है मेरा? अच्छा लग रहा हूँ ना मैं थोड़ा कुर्ते में? ये ब्लैक कलर का मुझे, मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, बट मम्मी पहनने नहीं देती। आज एक्चुअली क्या, मैं एक मंदिर जा रहा हूँ, यहाँ पर एक सीहोर में पास में एक गणेश जी का बहुत खूबसूरत सा मंदिर है, तो मैं वहां जाऊंगा दर्शन करने। आज वेनेसडे, अच्छा दिन है, तो इसलिए मैंने सोचा यार कुर्ता पहन लो। तो अभी हालांकि अभी ऊपर जाऊंगा, घर पे तो अभी डांट पड़ेगी मुझे, बोलेंगे कि देखो काला कपड़ा पहन के कोई मंदिर जाया जाता है क्या? अपन जाते ना कि अपन थोड़ा अच्छे स्मार्ट टाइप के देखें तो भगवान भी अपन को जो है वो देख पाए और फिर अच्छे से आशीर्वाद दे पाए। तो 1025 में ये चीज लिख लेना, श्री विजय एम्पायर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्री विजय एम्पायर जो है ये किस क्षेत्र का है? तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये ध्यान में रखना। और राजेंद्र चोल ने इनके खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई मतलब कब्जा करना था, कंट्रोल करना था। इस कैंपेन का मेन पर्पस था मलक्का स्ट्रेट पर कंट्रोल पाना, कि मलक्का स्ट्रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेरिटरी एरिया। आज की डेट में भी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है मलक्का स्ट्रेट, देखो जरा मैप में, वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन। ठीक है, अब इनकी नेवल स्ट्रेटेजी के बारे में जो बात करें। अब देखो ये वाला जो इनकी स्ट्रेटेजी थी इस क्षेत्र पर कब्जा करने की, ये कोई आक्रामक नहीं थी, वॉयलेंट नहीं थी, या फिर ये अपनी मैरीटाइम स्ट्रेटेजी को वॉयलेंट नहीं बनाते थे, बल्कि स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम डोमिनेंस का एक उदाहरण देते थे। तमिल मर्चेंट्स जो होते हैं ना, तमिल व्यापारी वगैरह जो होते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन पे व्यापार करने के लिए जाते हैं, जैसे मनी ग्रामम और अय्यावोल, राइट? तो इनके नाम जो है वो लिख लीजिएगा।
ये तमिल हम लोग को जो है वो मर्चेंट जो है वो देखने को मिलते हैं, ये भी लिखिएगा, चोल पेट्रोनेज के अंडर है। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है इसमें, क्या बोलते हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर, कि ये देखो मन्नी, ग्रामम और अय्यावोल, ये जो है ये किसके अंडर थे तमिल मर्चेंट्स, तो चोल, चोल के अंडर थे। तो इसी क्षेत्र में इन मर्चेंट्स ने जो है वो चोल की मदद से, क्योंकि चोल ने जो है वो मैरीटाइम एरिया को जो है वो या सेक्टर को जो है वो ग्रो करवा दिया ना, शिप्स वगैरह चलती थी बढ़िया, तो इससे ट्रेड जो है वो बढ़िया हो गया। तो ऐसे व्यापारियों ने जो है फायदा उठा लिया, जैसे आज की डेट के अंबानीज है, इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट का फायदा यही तो उठाते हैं, इंडिया की पॉलिसीज का फायदा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इसलिए इनका नाम होता है। वैसे ही चोल के समय के अंबानी जो थे वो ये लोग थे, अंबानी टाटा। तो राजेंद्र का एक्सपीडिशन का जिक्र साउथ ईस्ट एशिया के इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी को दिखाता है कि किस तरीके से, देखो साउथ ईस्ट एशिया में अलग अलग कंट्रीज में आप जाओगे तो उनकी इतिहास में चोल का भी जिक्र है। राजेंद्र ने गंगाईकोंडा चोलपुरम में एक बहुत भव्य मंदिर बनाया, द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था ये। तो आप जानते हो गंगाईकोंडा चोलपुरम, इसके बारे में पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। उन्होंने ये एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर भी बनवाया था, चोल गंगम टैंक, याद आ रहा है, चोल गंगम टैंक के बारे में हमने जो है डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था। चोलपुरम टेम्पल भी ध्यान में रखना, गंगाईकोंडा चोलपुरम टेम्पल और चोल गंगम टैंक, राइट, पानी जलाशय था ये, गंगा का पानी जो है वो इसमें लाकर भरा गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता है, इसमें जो है वो गंगा नदी का पानी भरा था इन लोगों ने, ये लिख लेना, चोल गंगम टैंक के अंदर गंगा नदी का पानी भराया गया था। ठीक है, राजेंद्र चोल ने टेम्पल बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम को भी काफी ज्यादा मजबूत जो है वो बनाया, राइट। ग्राम सभा को सशक्त किया, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर सशक्त करना जरूरी है, तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन बेटर तरीके से चलेगा। तो ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच थी। लैंड ग्रांट्स दिए, इरिगेशन पर फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया, राइट। तो 1000 साल की हिस्टोरिक इवेंट को मनाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने गंगाईकोंडा चोलपुरम में 4 दिन का फेस्टिवल जो है वो रखा है, और इसमें कॉमेमोरेटिव कॉइन और कल्चरल इवेंट्स भी देखने को जो है वो मिल रहे हैं, राइट। और तमिलनाडु सरकार ने भी हेरिटेज रीडेवलपमेंट और म्यूजियम की अनाउंसमेंट भी करी है। तो राजेंद्र चोल की लेगेसी आज कल्चरल और पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से जो है वो देखने को मिल रही है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर राजेंद्र चोल गाइस एक सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजिस्ट थे, उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी, कल्चरल एक्सपेंशन, मर्चेंट सपोर्ट के जरिए, अंबानीज का सपोर्ट था ना उनके टाइम के, अंबानीज का सपोर्ट उनको, कि भैया आप तो आगे बढ़ो, पैसा हम लगाएंगे, है ना, बट हमें हमारे अकॉर्डिंग पॉलिसीज दो, व्यापार करने का हमें वो दो, छूट दो। तो उनकी विरासत अब इकोलॉजिकल फोरसाइट, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, ग्लोबल ट्रेड के मॉडल के रूप में जो है वो देखी जाती है। तो ये चीजें हैं। ब्रिटिशर्स ने 1832 में गंगाईकोंडा चोलपुरम के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया था, लोअर कोली डैम अनाइकट बनाने के लिए, और आज इस हेरिटेज को दोबारा रिवाइव जो है वो किया जा रहा है। तो ये वाला फैक्ट लिख लेना भैया, ये नाम, लोअर कोली डैम अनाइकट, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा तोड़ा गया था, आज की डेट में इसको दोबारा से तैयार किया जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है। ये लिख लो भाई, ये वाला पॉइंट, ए वाला। तो रिस्टोरेशन से ना सिर्फ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस है वो क्रिएट होगी, ना कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस क्रिएट होगी, बल्कि टूरिज्म बढ़ेगा, पैसा आएगा, हमारी लेगेसी जो है वो और स्ट्रांग होगी, हमारा जो कनेक्शन है साउथ ईस्ट एशिया के साथ और बढ़िया बनेगा इसके थ्रू, राइट। बताने के लिए साउथ ईस्ट एशिया के साथ डिप्लोमेटिकली कनेक्ट करने के लिए ये एक और जरिया होगा बातचीत करने का, है ना। ये सब चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, दैट्स इट। अच्छा, आज की डेट में जो ये मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में चोल के समय पर कौन वहां पर राज करते थे और चोल ने जिनके ऊपर अटैक किया, तो कौन सा एम्पायर था, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, उसका नाम देखते हैं किसने ध्यान से सुना है, पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं अभी के अभी, तो वो उसका आंसर दे देंगे। और ट्राई किया करो, नोट्स जो है वो बनाते रहा करो, साथ में पढ़ते पढ़ते चलते चलते नोट्स बना लो, या वीडियो को पॉज करके बना लो, या स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ, जैसे मैंने बोला कि इस पे लगाना है तो स्क्रीनशॉट लो, उसको मार्क कर दो कि हाँ भाई ये वाला सर ने बोला है, नोट्स नोट डाउन करना है, फिर बाद में जो है वो शॉर्ट में नोट्स बना लेना। चलिए नेक्स्ट, कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की याद में मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और जिसको याद नहीं है तो इस दिवस को याद कर लेना भैया, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कारगिल वॉर के बारे में पता ही नहीं कि कौन से ईयर का है, किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से दिन भी आपको पता होना चाहिए, 26 जुलाई।
ऑल ओवर इंडिया सिविलियंस, ऑफिशियल्स और मिलिट्री पर्सनल ने 542 जो भी वीर गति को जो प्राप्त हुए थे, राइट, सैनिक, उनको जो है वो श्रद्धांजलि दी। जितने भी लोग वीर गति को जो है वो प्राप्त हुए, उन सभी को जो है वो श्रद्धांजलि दी गई इस समय पर। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है भाई ये, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। मई 1999 में, सुनो अब बस, वैसे आपको पता होगा इनफिल्ट्रेशन के बारे में। पाकिस्तान के सोल्जर्स और मिलिटेंट्स ने द्रास, बटालिक, कक्सर, इन सेक्टर में घुसपैठ करी। उनका एम था NH-1A हाईवे को, ये हाईवे जो है वो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, उसको तोड़ना, कि कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाए, जिससे इंडिया की सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो, एक हिस्सा जो है वो इंडिया की टेरिटरी से अलग हो पाए, आइसोलेट हो पाए। और इंडिया ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन विजय के जरिए। काउंटर अटैक था, क्विक और इफेक्टिव काउंटर अटैक था। इंडियन आर्मी ने 16,000 फीट से ऊपर के हाई एल्टीट्यूड रीजन में लड़ाई लड़ी। ऑक्सीजन की कमी, बर्फ, इन सब चीजों के बीच लड़ाई हुई। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए मिराज 2000 एयरक्राफ्ट से हाई प्रेसिशन बॉम्बिंग भी करी थी। ये लिख लेना भैया, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। जिस समय ऑपरेशन विजय चल रहा था, उस समय ऑपरेशन सफेद सागर भी पैरेलल में चल रहा था, वो था इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन सफेद सागर, जिसमें मिराज 2000 फाइटर जेट्स का यूज किया गया। फिर कुछ कुछ एरियाज ध्यान में रख लो, ये पूरे एरियाज लिख लेना, ये एरियाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइगर हिल, टोलोलिंग, .4875, खालूबार रिज, बटालिक। तो ये सब आज भी इंडिया के मिलिट्री वेलर के प्रतीक है कि भाई हमने वहां पर अचीवमेंट जो है वो हासिल करी। 542 सोल्जर्स ने अपनी जान देकर भारत की भूमि को वापस जीता। अपने आप में प्राइड की बात है। इंडिया की रेजिस्टेंट और प्रोफेशनलिज्म को ग्लोबली सहारा किया गया कि हाँ यार, कि इतनी क्विकली जो है वो रिस्पॉन्स किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट इसके बाद क्रिएट हुआ। जॉइंट ऑपरेशन कमांड्स पर फोकस है वो बढ़ा। तो ये सब इसके आउटकम्स थे इस वॉर के। नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली के अंदर, द्रास मेमोरियल लद्दाख के अंदर, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये बनाया गया द्रास मेमोरियल। तो ये सब चीजें थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखनी है आपको। इंडियन एयरफोर्स ने वीडियो रिलीज किया जिसमें कंट्रीब्यूशन बताया गया, द वॉर डायरी इन फोटोग्राफ्स के नाम से। तो जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके परिवारों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए कि किस तरह सैनिकों ने मौत के सामने भी परिवार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। सोचिए आप, तो बहुत शानदार थी ये। तो मतलब आप मान के चलो कि हमारे लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, जिसकी एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बस दैट्स इट। अब नेक्स्ट ये स्कीम है, ये स्कीम के बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी होगी, अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। अब तक 8 करोड़ एनरोलमेंट क्रॉस कर लिए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम ने। जिसको नहीं पता इस स्कीम के बारे में, सिर्फ वो पॉइंट्स लिखिएगा, बाकी मैं उम्मीद करता हूं जो रेगुलर स्टूडेंट्स उनको पता ही होना चाहिए इस स्कीम के बारे में। 2025-26 में 39 लाख नए सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर में 25-26 का जो ईयर चल रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर, तो उस पर 39 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। ये स्कीम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू ऑपरेट की गई है। मेन गोल यह है कि उन सिटीजन्स के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी बनाना जिनके पास फॉर्मल पेंशन का कोई अरेंजमेंट नहीं। अटल पेंशन योजना है, ऑब्वियस ही बात है, जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर मतलब अनऑर्गेनाइज मान लो आप, है ना, जैसे कोई स्ट्रीट वेंडर हुआ, कोई छोटी शॉप वाला हुआ, माइक्रो इंडस्ट्री वाला कोई व्यक्ति हुआ, है ना, उसमें भी कम कम वर्कर्स रहते हैं, तो ज्यादा सोशल सिक्योरिटी का वो नहीं रहता उसमें। इवन गिग इकोनॉमी के वर्कर्स ये आप मेंशन कर सकते हो, है ना, ऐसे पॉइंट्स। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए ये स्कीम जो है बनाई गई कि उनको भाई रिटायरमेंट के बाद एटलीस्ट कुछ पैसा मिलता रहे, ओल्ड एज में इनकम सिक्योरिटी मिले उनको। लॉन्ग टर्म सेविंग की हैबिट को भी इसने प्रमोट किया है।
राइट। ये सब फायदे इसके हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। देखो लिखा है लॉन्ग टर्म सेविंग हैबिट्स को इसने प्रमोट किया इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स में जो सेविंग्स होती नहीं है, तो पेंशन के थ्रू सेविंग्स मिले, मिनिमम कंट्रीब्यूशन में गारंटी पेंशन देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब ये वॉलंटरी अपनी इच्छा से लोग जो है वो इसमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिसने भी सब्सक्राइब किया वो अपनी पेंशन अमाउंट खुद चूज कर सकते हैं कि उनको रिटायरमेंट के बाद कितना मिलेगा। तो 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक का इसमें अमाउंट मिलता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा ये 60 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। 1,000 से 5,000 रुपए प्रति माह जो है मिलेगा, 60 साल की उम्र से शुरू हो जाएगा। इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मोड में आप कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकते हो, और ऑटो डेबिट कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि बैंक से डायरेक्टली कट जाएगा। पेंशन 60 साल के बाद जो है वो मिलना शुरू होगी, और अगर एक्चुअल रिटर्न्स कम होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट शॉर्टफॉल कवर जो है वो करती है, यानी कि जितना उसने कंट्रीब्यूट किया उससे अगर कम उसको मिल रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दे दिया जाता है और पैसा। और मेंबर्स की डेथ के बाद उनके जो पार्टनर है, स्पाउस है, उनको जो है वो सेम पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। और दोनों की डेथ के बाद नॉमिनी को कॉर्पस रिटर्न मिल जाता है, यानी कि जितना बच गया उनका उनको दे दिया जाएगा। तो ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा। बस 18 से 40 साल तक की उम्र के लोग जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। 18 टू 40 ईयर्स के एलिजिबल है ज्वाइन करने के लिए। सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। इनकम टैक्स पेयर या किसी और स्टैट्यूटरी पेंशन स्कीम के मेंबर्स के लिए ये नहीं है, ये फैक्ट ध्यान में रखना है। यानी कि जो इनकम टैक्स अपना पे करते हैं उनको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये स्कीम जो है वो मेनली लाई गई है। ठीक है, अब 8 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं 2015 के बाद। फिर इसके अलावा लेबर्स, रिक्शा वाला, छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, चाउमीन ठेले वाले, ये सब लोग, तो ये सब जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं। बट अभी भी और भी लोगों को का जुड़ना जो है वो बाकी है। और ये जरूरी भी है भाई, हमारे आपको ऑलरेडी पता है हमारी कंट्री के अंदर आने वाले समय में लोग जो है वो बुजुर्ग होंगे, या बुजुर्ग लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों के पास इस प्रकार की स्कीम्स हो, है ना। जनधन आधार मोबाइल के इंटीग्रेशन से रीच और जो है वो बढ़ सकती है। फ्यूचर में ग्रेडेड पेंशन और इन्फ्लेशन लिंक्ड बेनिफिट जो है वो ऐड किए जा सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग को देखने को जो है वो मिल रही हैं। तो अटल पेंशन योजना सिर्फ एक वेलफेयर स्कीम नहीं, बल्कि ये एक इनफॉर्मल सेक्टर के लिए डिग्निटी बेस्ड फाइनेंशियल टूल है गाइस। डिग्निटी बेस्ड फाइनेंशियल टूल, ऐसा फाइनेंशियल टूल कि जिसका इस्तेमाल वो ओल्ड एज पे कर सकते हैं। और वो डिग्निटी है भाई, कि किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, क्योंकि ओल्ड एज में आजकल तो ऐसी दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, तो अपना सहारा खुद ही बनना है, कोई और जो है वो मदद नहीं करेगा भैया। बस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप या पार्टनरशिप जो है वो रिन्यू हो गई है, राइट। और मालदीव्स के बारे में भी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था क्या? यस, मैंने आपको अलग से एक टॉपिक में बताया था स्टार्टिंग में, आप याद करो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी मालदीव्स विजिट किया था, तो उस दौरान काफी सारी चीजों पर हमने जो है बातचीत करी। तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं, 4,850 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस हुआ। क्या मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन दे सकते हो आप? ये चीज आपसे इकोनॉमिक्स में पूछ सकते हैं ये लोग, मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। लाइन ऑफ क्रेडिट बताओ कमेंट बॉक्स में लिख कर कि ये क्या होता है। सॉफ्ट लोन होता है, एक सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो एक प्रकार का सॉफ्ट लोन, और वो भी हम लोग जो है वो डॉलर्स वगैरह में जो है वो नहीं देते हैं, ये ज्यादातर रुपी डोमिनेटेड ही होता है। देखो लिखा है ना 4,850 करोड़ का रुपी डिनोमिनेटेड। ठीक है, तो इंडिया ने 1965 में ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आ सकता है कि इंडिया जो है वो पहली कंट्री बनी थी जिसने मालदीव्स को रिकॉग्नाइज किया था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर 1965 में। चाहो तो लिख सकते हो, एक ऑपरेशन का नाम तो जरूर लिखना है आपको, ऑपरेशन कैक्टस 1988। ऑपरेशन कैक्टस 1988, ये लिखो ऑपरेशन कैक्टस 1988। इससे लेकर कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान दिया गया मेडिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट सब एग्जांपल्स हैं इंडिया के लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट्स का। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस में जो है वो कूप प्रिवेंट किया गया था। कूप मतलब तख्ता पलट जो होता है, मिलिट्री कूप, वहां पे। तो ये सब चीजें इंडिया के सपोर्ट से हो रही थी। और मालदीव्स इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन के अंडर जो है वो आता है। हम लोग जो है वो मालदीव्स को देखते हैं कि भाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है ये, और सागर का हिस्सा ही है। सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यस, तो ये इनिशिएटिव के नाम आपको थोड़े से पता होने चाहिए। जब भी किसी इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंट्री को डिस्क्राइब करो ना, तो ट्राई करो कि उस कंट्री के साथ हमारे कौन सी पॉलिसीज चलती हैं, किस प्रकार के रिलेशंस हैं,
थोड़े बहुत कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखो, राइट? बस इतना इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग के 3-4 लाइन में लिखने के लिए। फिर मेन जो क्वेश्चन का मेन जो चीज पूछिए फिर वो बॉडी में लिखो आप। फिर कंक्लूड करो कि फ्यूचर में रिलेशंस और अच्छे बनाने, इस टाइप से। तो ऐसे एक अच्छा आंसर जो है वो बनता है। ट्राई करना शुरू कर दो आंसर राइटिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली एटलीस्ट एक आंसर तो शुरू करो आप। आपको पता है कि जिन लोग का सिलेक्शन होता है उन लोग इतनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं कि उनकी उंगलियों में गड्ढे हो जाते हैं। तो अगर मेहनत कर रहे हो ना तो उस तरीके सिलेक्शन की मेहनत करो, तो उस टाइप की मेहनत करो। दिखना चाहिए मेहनत, शरीर पे दिखनी चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मेहनत करने वाला आदमी दिखता है। थोड़े परेशान रहो, फोकस्ड रहो। मैंने देखा लोग चिल मार रहे हैं, बैठे हुए हैं, रील चल रही है। क्यों? फोकस रहो, थोड़े परेशान रहो। ब्लड प्रेशर को हाई रखो थोड़ा बढ़िया, कि हाँ भाई करना है अपन को कुछ भी करके। फिर ये सब मालदीव्स की 7.5 बिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी की रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने मालदीव्स के एनुअल डेब्ट बर्डन 40% तक रिड्यूस करने की हेल्प करी है। यानी कि मालदीव अभी देखो ये जो दे रहे हैं ना हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मालदीव्स के लिए। मालदीव अभी अभी न्यूज नहीं आई थी, मालदीव्स की हालत बड़ी खराब थी कुछ समय पहले, अभी भी है। तो हम उसको सपोर्ट करेंगे कि हम उसको देंगे कि भाई चलो ठीक है, तो एक काम कर, अपना जो तेरा तूने जो लोन ले रखा है दूसरी कंट्री से, हमसे ले ले, उन लोग को पे करता रहे, और हमें जो है वो लॉन्ग टर्म में पे करते रहना। यूपीआई को मालदीव्स में इंटीग्रेट करने का पैक्ट साइन हुआ भी। अब मालदीव्स में भी यूपीआई हम लोग को देखने को मिलेगा। रुपे कार्ड और लोकल करेंसी ट्रेड को भी प्रमोट किया गया, डॉलर डिपेंडेंसी कम करने के लिए। तो हम अपने इस क्षेत्र में हम अपने रुपी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब यूएसए कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू हो गई। इंडिया मालदीव्स का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है। 548 बिलियन डॉलर्स, सी वाला पॉइंट देखो आप, 548 मिलियन मिलियन सॉरी मिलियन डॉलर्स। न्यू क्रेडिट लाइन से मालदीव्स की प्रायोरिटी प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिलेगा। हुलहू माली में 3300 सोशल हाउसिंग यूनिट्स इंडियन असिस्टेंस से ट्रांसफर होने जा रही हैं। हम लोग वहां पे घर घर वगैरह भी तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये लिखने की तो इंडिया जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रोल जो है प्ले कर रहा है, और हम करते ही भाई, क्योंकि हमें जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो एज अ बिग ब्रदर का रोल हमने ऑलरेडी प्ले किया ही हुआ है। और अब तो हम पूरे साउथ 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 ईस्ट एशिया को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ये जो इंडिया आउट वाला जो मूवमेंट चल रहा था ना कुछ दिनों पहले, मैंने आपको बताया था इंडिया आउट मूवमेंट चल रहा है वहां पर मालदीव्स में, तो उसको जो है वो वापस रिवर्स कर दिया हमने इस पॉलिसी के थ्रू या फिर इस मीटिंग के थ्रू। पीपल टू पीपल टाइज, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर के जरिए और इंप्रूव हुई। ओपन स्काई एग्रीमेंट जैसे स्टेप्स ने एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ाई है, एक ओपन स्काई एग्रीमेंट भी किया है। बस यही है, कुछ मालदीवियंस पॉलिटिकल ग्रुप्स इंडियन डिफेंस प्रेजेंस को नेशनल सोवरेनिटी के खतरे के रूप में देखते हैं। ये एक इशू सामने आया है, क्योंकि मालदीव्स की पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो आवाज उठा रहे हैं कि इंडियन जो सोल्जर्स यहाँ पर तैनात है वो हमारे लिए खतरा है। वो बेसिकली अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, वो चाइना की बात जो है वो अपने मुंह से बस बता रहे हैं, वो अपने दिमाग से नहीं बोल रहे हैं। मतलब उनको चाइना ने बोला है कि ऐसा बोलो जिससे इंडियन सोल्जर्स हटे, क्योंकि चाइना अपना बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो है वो मालदीव्स में स्टैब्लिश कर रहा है, तो उसको चाहिए कि इंडिया का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो ऐसा कर रहा है, उनकी पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी कर रहा है, जो उसका हमेशा से काम है। और उसको ऐसा लगता है कि हमें कुछ पता नहीं है, हमें सब पता है भाई। बट क्या होता है इन सब चीजों के कारण इंडियन प्रोजेक्ट जो है वो कई बार डिले हो जाते हैं, और चाइना जो है वो इस मामले में जो है वो कई बार सक्सेसफुल भी हो जाता है, क्योंकि नीचता पे उतर आता है ना वो, लोगों को लोभ देकर। हम लोभ नहीं देते, हम सच्चाई पे बात करते हैं। ठीक है। टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट होना जरूरी है, इस पर काम करना चाहिए हमें, युवाओं को अवेयर करना चाहिए। और एक प्रकार से इंडिया का रोल तो पता ही ऑल ओवर द वर्ल्ड यार, कि एज अ बिग ब्रदर का इंडिया रोल जो है वो प्ले करती है। हम कभी किसी को धोखा नहीं देते, ये हमारी फितरत है, और इंसान के कैरेक्टर फितरत हमेशा अच्छा होना जरूरी है। अब आओ जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा ये टॉपिक है। ड्राफ्ट है भाई, लिखना नहीं है इस टॉपिक को कोई भी। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि वो टेम्पररी होता है। ठीक है, तो सिर्फ सुन लो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ये ड्राफ्ट जारी किया है। पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि 2025 से 30 के बीच टेलीकॉम ग्रोथ को रोड मैप देना। मतलब कुल मिलाकर ये 5 साल का एक प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं, फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर को और बेहतर बनाने के लिए। कनेक्टिविटी, इनोवेशन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी, इन सब पर इनका टारगेट है।
ठीक है, अब देखो क्या था 2018 के नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी को और बेहतर करने के लिए नई पॉलिसी लेकर आ रहा है। अब फोकस है कि भाई आत्मनिर्भरता के ऊपर, जॉब सिक्योरिटीज के ऊपर, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर, है ना, और इंडिया को एक ग्लोबल टेलीकॉम लीडर बनाना है, इस पर फोकस किया जा रहा है। टारगेट है 2030 तक की, अभी अभी ये सब टारगेट्स मत लिखना, वो बाद में जब परमानेंट हो जाएगा तब लिखवाएंगे, कि 4G हर जगह पर अवेलेबल हो। पता है, क्योंकि अभी भी आजकल काफी सारे एरियाज पर 4G नहीं आता, ये बड़ी दिक्कत है। 5G दूर की बात है, 4G नहीं आता। 5G को 90% तक करें हम लोग 5 सालों में, 6G के लिए रेडी हो, क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, AI इंटीग्रेटेड टेलीकॉम सर्विसेज के लिए, इन सब चीजों के लिए हम रेडी हो सके, है ना। तो ये चीज है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई सभी सभी जगह पर कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो लाई जाए, इनोवेशन करें हम लोग, राइट। बस बेसिक चीज है टेलीकॉम सेक्टर की। देखो 30% कार्बन फुटप्रिंट को 2030 तक रिड्यूस करना, यानी कि एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बात की गई है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है अभी इसमें अभी अभी के लिए आप कुछ चीज इसके अंदर जो है मत लिखिए, ये इतना कुछ खास जो है वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं इसमें कि भाई इंडिया को जो है वो कुल मिलाकर 5 सालों में ग्लोबल हब बनाना है टेलीकॉम सेक्टर में। अब इंडियन रेलवेज का हाइड्रोजन बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया अपना पहला हाइड्रोजन पावर्ड ड्राइविंग पावर कार इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ट्रेन बनती है ना जहां पर, ये लिख लो भैया, ये पहला वाला पॉइंट लिख लो, प्रीलिम्स में आ सकता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेन प्लान की गई हैं। वाह यार, ग्रीन हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ट्रायल जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया। ग्रीन हाइड्रोजन पावर ट्रेन, क्या मुझे बता सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है? जिन लोगों ने पहले आंसर दे चुका है इसका, क्योंकि मैं बहुत बार पूछ चुका हूं, और आप लोग जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा, जो पहली बार फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता दूं। तो ये देखो क्या होता है, पहली चीज तो ये समझ लो हाइड्रोजन बनता कैसे। हाइड्रोजन कहां पर है सबसे ज्यादा? पानी में, H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक, राइट। इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, करंट पास करते हैं, करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो क्या मिल गया हमें? हाइड्रोजन मिला कि नहीं मिला? बन गया हाइड्रोजन। बट वो जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो हम कहां से ले रहे हैं? क्या कोयले को जला के ले रहे हैं तो वो ग्रीन नहीं होगा, बट सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, या रिन्यूएबल एनर्जी से जब हम लेते हैं और उसके बाद फिर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है तो वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको चीज बता दी। जब आप इसको एक्सप्लेन करो तो डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना। जब अगर क्वेश्चन में ज्यादा लिखने को आपको नहीं आ रहा हो, तो जब जब आंसर में ज्यादा लिखने को नहीं आ रहा हो ना, ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिल रहे हो ना, तब डायग्राम बनाया करो, थोड़ा क्रिएटिव हुआ करो, उससे देखना आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो हरियाणा पर चल रही है भैया ये ट्रेन, ये लिख लो, ये ट्रेन ये लोग जो है वो चला रहे हैं हरियाणा में। ये लिखा है क्या यहाँ पे इन लोगों ने? नहीं लिखा, आप लिख लो भाई, हरियाणा में ये लोग ट्रेन जो है वो चला रहा है। हाँ ये लिखा है, ये वाला रूट हरियाणा का, जिंद सोनीपत, जिंद सोनीपत रूट हरियाणा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, मैंने आपको लिखवाई दी, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज है ना, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम के अंडर ये हम लोग को देखने को मिल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के। रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे? नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखकर बताओ जरा, रेलवे मिनिस्टर का। ठीक है, अच्छा, इंडियन रेलवेज का नेट जीरो एमिशन का टारगेट क्या है? लिख लो, इंडियन रेलवेज का नेट जीरो एमिशन का टारगेट है 2030 का, कि इंडियन रेलवेज बोल रहा है कि वो नेट जीरो एमिशन जो है वो अचीव कर लेगा 2030 तक। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी डीजल लोकोमोटिव्स का ग्रीन रिप्लेसमेंट जो है वो बन सकता है, यानी कि जितने भी डीजल इंजन है उनको आप हाइड्रोजन में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, 89 किलोमीटर का ये जिंद जिंद सोनीपत सेक्शन का रूट है हरियाणा का। ग्रीन हाइड्रोजन का इन्होंने टेस्ट कंडक्ट कर लिया, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट वाले इंजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, डीजल को अब ये रिप्लेस जो है वो करेंगे, तो बढ़िया, ये इंडिया के फ्यूचर के लिए काफी शानदार चीज है। बट यस, कॉस्ट तो काफी लगती है, सबसे बड़ा चैलेंज है, पैसा इसमें काफी ज्यादा लगता है। और हाई प्रेशर हाइड्रोजन सिलेंडर्स के अंदर स्ट्रिक्ट सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है, कभी भी फट जाए तो बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है, तो सेफ्टी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। बस बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना,
अरे ये क्या खुल गया, बुकमार्क। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना लिख लेना, ये भी रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने वाली योजना। सभी जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, सभी सेक्टर के अंदर उनको इंसेंटिव्स दे रही है कि आप लोगों को जॉब पे रखो। मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है। फर्स्ट टाइम ईपीएफओ रजिस्टर्ड एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। 1 मंथ ईपीएफ का वेज जो है वो मिल जाएगा उनको, 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, 6 महीने और 12 महीने के बाद। मतलब कुल मिलाकर अब ये बोल रहे हैं कि एम्प्लॉइज जो है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में भी शामिल हो। और देखो मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है गवर्नमेंट का कि लोग जब रजिस्टर्ड होंगे तो टैक्स के दायरे में जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, और इससे सरकार का जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट होगा। ऑब्वियस ही बात है कि हमें रेवेन्यू के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी पर भी काम करना है ना, बस और कुछ नहीं इस टॉपिक में। ठीक है, ये इंसेंटिव एम्प्लॉयर्स के लिए 2 साल का है अक्रॉस सेक्टर्स, और एक्सपेंड किया जाएगा 4 साल के लिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग पर अभी ये लोग ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, पैलेस्टीन को अभी काफी सारी कंट्रीज जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही है ना, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड नोट्स मत बनाना अभी, ये वाले नोट्स, राइट, सिर्फ सुन लो आप। अभी आपको पता है कि पैलेस्टीन को काफी सारी कंट्रीज जो है वो रिकॉग्नाइज करने लगी हैं। इजराइल पैलेस्टीन का जो इशू है ना, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। और इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता आज पढ़ लो इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे के बारे में। हालांकि जनरल स्टडीज में तो पढ़ाया जाएगा ही आपको, बाकी करंट अफेयर्स में ये टॉपिक आता ही रहता है। इसके 6 डेज वॉर के बारे में जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 डेज वॉर, कैसे ये घटना शुरू हुई, यानी कि एक टाइम पर जो पूरा एरिया पैलेस्टीन का था उसमें किस प्रकार से यहूदियों ने आकर, ज्यूज ने आकर जो है वो किस प्रकार से वहां पर कब्जा कर लिया। तो वो पूरी बिल्कुल बैकग्राउंड से पूरी चीज समझो, मजा आएगा पढ़ने में। अब ये इसी स्कीम से रिलेटेड टॉपिक है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ट्राई करो इस टॉपिक, इस क्वेश्चन का जो है आंसर देने की। और ज्ञान सर के पेड बैचेस को जरूर ज्वाइन करो प्रॉपर तरीके से तैयारी करने के लिए। 0 से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। तो चलो अब मैं साइन ऑफ करता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।